जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का। और ये चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को 1 से लेकर के 35 तक डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन आंसर का आप लोग कॉपी में लिखिएगा और उसे याद करते भी चले जाना है, ठीक है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इन सारे का क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आगे बढ़ते हैं, सीधा हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे। देखिए, लघुत्तरीय जो प्रश्न है इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं आज। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। कोई भी अगर जीव है तो उसे पोषण क्यों जरूरी है। सबसे पहले पोषण क्या है। पोषण एक प्रकार की विधि है जिससे कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसे उपयोग करता है ना। तो ये जो विधि है यही पोषण कहलाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जीवों के लिए अनिवार्य क्यों है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि जीव शरीर के अंदर टूटे फटे कोशिकाओं की मरम्मत हो जाए, नया कोशिका बन जाए और उचित यानी शरीर की उचित ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए पोषण क्या है, अनिवार्य है। यानी कोई भी जीव है उसको ऊर्जा चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अगर उसे ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे मोबाइल चलने के लिए बैटरी चार्ज रहना चाहिए ना, यानी कि उसमें एक रासायनिक ऊर्जा है। यानी जब तक रासायनिक ऊर्जा रहेगा बैटरी में तब तक मोबाइल वो चलेगा। रासायनिक ऊर्जा नहीं रहेगा तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जीवन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर वो ऊर्जा कहाँ से आएगा, भोजन से आएगा। वो भोजन जिस विधि द्वारा ग्रहण करेंगे वो पोषण कहलाएगा। अगर ये नहीं होगा भोजन तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होंगे, ये एक बॉडी, इस शरीर का जो जीव है ये क्या होंगे, एक तरह से मोबाइल के जैसा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। पोषण की परिभाषा लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीव शरीर में होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिसमें जीव भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से टूटे फूटे कोशिकाओं की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी कि पोषण विधि के द्वारा हम पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। कह रहा है किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है कि पोषण में और इसके उपोत्पाद क्या है, उपोत्पाद क्या है। कह रहा है कि स्वपोषण के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। स्वपोषण में क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि यह पौधे के लिए कच्चे पोषक पदार्थ का काम करते हैं, है ना। इसके उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, O2 और जल। O2 और जल, ग्लूकोज भी बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषण से क्या समझते हैं। सबसे पहले पोषण, ये जो पोषण है, पोषण होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, पोषण 2 प्रकार के। एक होते हैं परपोषण, दूसरा होते हैं स्वपोषण। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन है आपका कि परपोषण किसे कहते हैं। पर का मीन्स होता है दूसरा, पर का मीन्स क्या होता है, दूसरे, है ना। जब कोई भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं कोई भी जीव, तो वो परपोषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में, क्या है। कर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो विधि कहलाता है परपोषण। परपोषण भी एक विधि है, और परपोषण विधि के द्वारा जो जीव भोजन ग्रहण करता है उस जीव को बोलते हैं परपोषी। उस जीव को क्या बोलते हैं, उस जीव को बोलते हैं परपोषी। परपोषी, परपोषण विधि के द्वारा कोई भी जीव जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं परपोषी, उसे बोलते हैं परपोषी। और स्वपोषण विधि के द्वारा कोई जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उस जीव को बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छा से इसका परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ये परपोषण हमने अभी तुरंत आपको बताए कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है परपोषण, दूसरा होता है स्वपोषण। परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं, एक होते हैं मृतजीवी पोषण परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी समपोषी परपोषण। 3 प्रकार के। तीनों प्रकार में से जो परजीवी हैं ये 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया इसका, और जो मृतजीवी आते हैं वो 5 नंबर का है। तो मृतजीवी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ये सभी परजीवी के ही ये प्रकार है, यानी सॉरी परपोषण के ये क्या है, प्रकार है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समपोषी। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है आंसर कि परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मरे या सड़े गले अवशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को मृतजीवी कहते हैं। क्या करते हैं, मृतजीवी। और ये मृतजीवी जो है अपघटक का भी काम करते हैं, अपघटक का भी काम करते हैं। क्लियर। अगर ये मृतजीवी नहीं होते ना तो ये पूरे संसार में पूरे सभी जगह गंदगी ही फैले रहती पूरे संसार में। ये गंदगी जो होता है, जो कभी साफ होता है, सड़ गल जाता है, अगर कोई वो जीव जन जाता है उसको खाने पीने का काम कौन करता है, अपघटक ही। अगर ये अपघटक नहीं होते तो वो जैसे तैसे पूरा गंदी फैला हुआ रहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर के भीतर निर्भर रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। क्या कहलाते हैं, वे परजीवी, दूसरे पर आकर के वो आश्रित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। तो प्राणी समपोषी में हम लोग आते हैं मनुष्य, यानी परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव ठोस या तरल या द्रव्य है ना अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो ग्रहण करते हैं वो प्राणी समपोषी विधि कहलाते हैं। प्राणी समपोषी वो जीव आते हैं, इसमें आते हैं मेढक, अमीबा और मनुष्य इत्यादि, इन सारे सब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा परिभाषा होगा कि हरे पेड़ पौधे जिस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं, देखिए इसको क्या लिखे हुए हैं कि हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपना भोजन तैयार करती है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमने तो आपको शॉर्टकट में बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग क्यों कहा जाता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पौधों में पत्ती ही वो विशेष अंग है, पत्ती ही
है ना, जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। और पत्तियों का रंध्र, देखिए रंध्र को स्टोमाटा भी बोलते हैं, स्टोमाटा या छिद्र, इसी को बोलते हैं छिद्र। क्लियर। गैसीय विनिमय का काम कर लेता है। और जाइलम और फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती में ही बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं पत्तियों में ही होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग भी कहा जाता है। इसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि कह रहा है जब कोई जीव भोजन करता है तब से शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित हो जाता है और उसको काइम जैसा बना देता है, फिर चाइल बनता है और इस प्रकार से भोजन की पचने की क्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। हम आपको इससे और छोटा आंसर बता रहे हैं। देखिए भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में बनना, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में बनना भोजन का पाचन कहलाता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। उसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। देखो पैरोटिड ग्रंथि पहले होता है पैरोटिड ग्रंथि, उसके होता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, फिर होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। यानी सबलिंगुअल और पैरोटिड को, दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन सी ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। क्लियर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के अमाशय को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य के अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। ये कार्डियक हुआ, फुंडिक हुआ और पाइलोरिक। ठीक है। अमाशय का ये अगला भाग कहलाता है कार्डियक, मध्य भाग फुंडिक और पिछला भाग कहलाता है ये पाइलोरिक। कार्डियक और पाइलोरिक को जोड़ने का काम करता है कौन, फुंडिक। आप इसे याद रखिएगा। चलिए, और हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय है ना, अमाशय में भी मेरा क्या होता है, भोजन पचता है और अमाशय से ही निकलता है सीएल, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के दीवार से ही ये निकल आता है। ठीक है। और इसी से भी पाया था जठर रस। कौन सी रस पाया था, जठर रस। कौन सी रस पाया था, जठर रस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं डिटेल से इसके बारे में। देखिए सबसे पहले बताते हैं आपको इसके आहार नाल की लंबाई क्या होती है। आहार नाल का जो अगला भाग होता है आहार नाल का जो प्रथम भाग होता है वो कहलाता है मुख गुहा। मुख गुहा आता है। उसके बाद भोजन आता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ये ग्रसनी। ग्रसनी होता है। ग्रसनी के पास जब भोजन आता है ना, तो सबसे पहले वो भोजन जब आता है तो ये इस ग्रसनी के पास 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र होते हैं निगल द्वार और दूसरा छिद्र होता है कंठ द्वार। क्लियर। कंठ द्वार खुलता है श्वास नली में। कौन सी नली में, श्वास नली में, जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। और श्वास नली आगे चल के चला जाता है ये फेफड़ा में। किसमें चला जाता है, फेफड़ा में। निगल द्वार खुलता है आहार नली में। आहार नली में किसमें खुलता है, आहार नली, जिससे भोजन जाता है। ठीक है। और ये निगल द्वार के बाद जो रास्ता होता है यहाँ इसको बोलते हैं ग्रसनी, ग्रास नली। कौन सी नली बोलते हैं इसे, ग्रास नली बोलते हैं। और ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है। ग्रास नली में भोजन क्या होता है, ग्रास नली का पाइप जो होता है इसमें भोजन कभी सिकुड़ता है कभी ये फैलता है और इसी ग्रास नली में एक तरंग उत्पन्न होता है जिसमें कि भोजन क्या होता है ये आगे बढ़ता है। और इस तरंग को हम बोलते हैं, तरंग को बोलते हैं हम क्रमाकुंचन। तरंग को क्या बोलते हैं बोलो, क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्लियर। अब ये भोजन
ग्रास नली से निकलते हुए आता है आंत में, आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय का जो प्रथम भाग होता है वो कहलाता है कार्डियक, फिर होता है फुंडिक, उसके बाद होता है पाइलोरिक। इन सारे से भोजन होते हुए फिर आता है आंत में। तो आंत होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के। पहला जो आंत होता है, छोटी आंत का जो पहला जो भाग होता है वो कहलाता है ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद कहलाता, इसी को बोलते हैं डेडुनम। दूसरा होता है जेजुनम, उसके बाद होता है इलियम। अब देखिए, इलियम में ही भोजन का अवशोषण और पाचन होता है, और छोटी आंत में भी। उसके बाद ये खत्म होता है तो आता है बड़ी आंत। कौन सा आंत होता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो भाग होता है पहला, बड़ी आंत का भाग होता है पहला सीकम, सीकम होता है। उसके बाद कोलन होता है। क्या होता है? कोलन, कोलन, कोलन होता है, ठीक है। और सीकम, कोलन, इसके बाद फिर होता है रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। अंतिम रूप से भोजन आता है रेक्टम पे, और रेक्टम से भोजन निकल करके समय समय पर ये मल द्वार से बाहर निकलते रहता है। तो ये पूरा सिस्टम हुआ आपका आहार नाली का। तो अब आहार नाली की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर तक जो होती है लगभग, ठीक है। और इस आहार नाली में सबसे बड़ी लंबाई होती है छोटी आंत की। किस आंत की होती है? छोटी आंत की। ये 6 सेंटीमीटर लगभग, ये 6 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, लगभग 6 से 8 मीटर तक होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब आपको हम पूरा बता दिए हैं, इसमें देखिए ध्यान से। करा क्या? मनुष्य के छोटे आंत की लंबाई कितनी है? मनुष्य के छोटे आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर या 22 फुट होती है, या कहीं कहीं कोई बुक में 6 से 8 मीटर भी मिलती है, ठीक है। इसके कितने भाग है? 3 भाग। पहला भाग ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अभी यहाँ आपको हम बताएं, डिस्कस किया है ना, इसमें अभी हम आपको बताए हैं इसके कितने भाग हैं? 3 भाग बताए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ तक जो 13 नंबर जो तो क्वेश्चन था, ये पूरे एक 13 नंबर ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये 13 नंबर तक था। अब यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जानने का कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिसमें पौधे मिट्टी से जल, खनिज लवण लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु का कार्बनिक अणु में यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं और पत्ते अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण समीकरण नीचे दिया हुआ है। CO2 12H2O, उसके बाद सनलाइट क्लोरोफिल है, C6H12O6 6O2 + 6H2O। ये आपका प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतना ही आंसर इसमें लिखना है, और ज़्यादा कुछ लिखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करा कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या काम होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या नहीं होगी, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। चलिए इसका प्रयोग जानते हैं। एक गमले में लगे हुए एक हरे पौधे को लेंगे, उसके एक पत्ती, ये पत्ती होगा, पत्ती के आधे भाग को चिन्हित कर देंगे। ये पत्ती नहीं होगा, ये पत्ती होगा, यहाँ पे पत्ती होगा, ठीक है। पत्ती को आधे भाग को चिन्हित कर देंगे और उस पर ग्लिसरीन का लेप लगा करके विरंजक चूर्ण मिला देंगे। अब उसे हल्का सूखने देंगे, उसे आयोडीन से भी धो लेंगे। अब उस पत्ती को सॉरी ये पत्ती आप लोग समझिएगा, पत्ती को अल्कोहल में हल्के आंच पर गर्म करेंगे, मतलब उसको कुछ देर तक गर्म करना है। इसके बाद क्या करना है? गर्म करेंगे, उसका कुछ समय के बाद हम पाएंगे कि पत्ती का सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में चला गया और अल्कोहल का रंग हरा हो गया और पत्ती का रंग नीला, क्योंकि अल्कोहल को रंग नीला हो जाता है। और उस पत्ती को सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। 6-7 घंटे के बाद हम परीक्षण कर पाएंगे कि पौधे की सभी पत्तियों भोजन बनाई और हरी भरी है, जबकि जिस पत्ती में प्रयोग किया गया उसमें भोजन नहीं बना है, क्योंकि उसका क्लोरोफिल पहले ही निकल गया था।
इससे स्पष्ट होता है कि प्रयोगों से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, आवश्यक है। इसके बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें पूरे दीर्घ उत्तरीय में हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए 6 है या 5 है, पहले देख लेते हैं इसको। 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस जो कि हमने 2 क्वेश्चन अभी किए हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। करा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसे साबित करने के लिए प्रयोग करेंगे, क्यों आवश्यक है ना। तो एक गमले में लगा हुआ एक पौधे लेंगे सबसे पहले, और उसमें एक पत्ती को आधे भाग को ग्लिसरीन का लेप लगाकर, ये पीछे वाला क्वेश्चन है उसी का मिलता जुलता है, उसे विरंजक चूर्ण में मिला देंगे। फिर उसे एक चौड़े मुंह वाले बोतल में रख देंगे और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डाल देंगे, और उस पत्ती को फिर उसमें घुसा करके कॉर्क लगा देंगे। फिर उसे बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में 6 घंटे फिर छोड़ देना है, 4-5 घंटा। और उसके बाद हम परीक्षण करने के लिए ढक्कन को सावधानीपूर्वक खोलकर पत्ती पर अध्ययन करेंगे। फिर पाएंगे पत्ती को आधा भाग में जो भोजन नहीं बना, वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। यह प्रयोग सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना क्या है, अनिवार्य है। अगर ये CO2 नहीं होगा तो पर भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा का भोजन क्या है और भोजन में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा का जो भोजन है वो छोटे छोटे प्रोटोजोआ, डाइटम, शैवाल, है ना, ये सब टुकड़े हैं। और कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ, वो छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि करते हैं। अमीबा का भोजन ठोस या द्रव के रूप में भी हो सकता है, इसलिए इसे प्राणी संपोषी भी कहते हैं। अमीबा अपना भोजन सामने आने पर अपने कूटमात्र विधि के द्वारा कूटपात यानी सूडोपोडिया अंग्रेजी में बोलते हैं से उसे अच्छी तरह से घेर कर कूटपादों के सटा लेती है और भोजन को राजधानी में, राजधानी नहीं होगा ये रसधानी, रसधानी भोजन राजधानी में ले जाती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम के द्वारा उस भोजन को पचा लिया जाता है। और यह हमेशा ठोस या द्रव रूप में ही भोजन ग्रहण करता है, जब कभी कभी अपने शरीर में किसी भी भाग को काट कर भोजन प्राप्त करता है, जिसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अमीबा का भोजन क्या क्या है और भोजन में पोषण का विधि के द्वारा इसमें चर्चा कर दिए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। अभी हम कुछ देर पहले इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे हम लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन जो होता है 13 नंबर, उसको हमने डिस्कस किया बहुत ही गहराई से कि मनुष्य के आहार नाल के बारे में बता रहे थे कि 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है ना। चलिए अब बात करते हैं, वही चीज़ सारा चीज़ इसमें है। और मनुष्य का आहार नाल एक लंबा अंग है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसके मुख्य भाग है ना, ये होते हैं मुख्य गुहा, फिर स्टोमक होती है, पेट, स्मॉल छोटी आंत, है ना, बड़ी आंत, फिर रेक्टम, एनस इत्यादि होते हैं। ये आहार नाल के सब भाग हैं। फिर पाचन का शुरुआत मुख्य गुहा से होती है। कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से होती है। मुख्य गुहा बंद कोठरी के समान होती है, जिसमें 16 जोड़ी दांत होती है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इस बेलनाकार एक जीव होता है मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा उसके बाद जाती है ग्रास नली पे भोजन। ग्रास नली द्वारा नीचे स्टमक से जुड़ा होता है। अमाशय का एक ब्लैडर या थैलीनुमा होता है, जिसे कार्डियक और फुंडिक और पायलोरी 3 भागों में बटा होता है। ये अमाशय का 3 भाग है, ठीक है, ये बता दिए हैं। फिर यहाँ भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, अमाशय से निकलता है ये, जो पेप्सिन काइमोट्रिसिन द्वारा भोजन को टाइल में बदल देता है ना। और पाइलोरी का निचला भाग ग्रहणी कहलाता है, जो छोटी आंत का शीर्ष भाग है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। ग्रहणी के ठीक सामने अग्नाशय में, ग्रहणी के ठीक सामने सी आकार का होता है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? सी आकार का। और ग्रहणी के बीच एक छिद्र होता है, अग्नाशय वाणी और मूल पित्तवाणी के नली द्वारा जुड़ा होता है। छोटी आंत का निचला हिस्सा इलियम कहलाता है, जो पूर्ण पाचन को जाता है। पूर्ण पाचन यही होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन यकृत जो होती है पित्त, अग्नाशय से अग्नाशय रस, आप ग्रंथि से, है ना, आंत की ग्रंथियों से आंत रस निकलता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यकृत द्वारा निकला पित्त भोजन को अम्लीय से क्या बनाता है? क्षारीय। ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्त अम्लीय से क्षारीय।
फिर भोजन चाइल बनकर बड़े आंत में जाता है, जहाँ इसका जल का अवशोषण होता है। फिर भोजन रेक्टम में पहुंचकर जाकर जमा हो जाता है और एनएस द्वारा पीले रूप से बाहर निकलते रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 13 नंबर से ये मिलता जुलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का आंसर एक ही होगा, है ना, दोनों का आंसर एक ही है। मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें, और इसमें कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। दोनों का आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा आपको, और एक एक बच्चे अपने इस सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको याद करते भी जाना है। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा फिर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही खुशी और इतने ही उमंग और जुनून के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।